हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं पेपर 026822 का एनालिसिस। पेपर 822 आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल संख्या 76। अब हमें मिला है ग्रामेटिकल एरर या व्याकरणीय अशुद्धि का एक प्रश्न, तो पढ़ते हैं। IIM कैलकाटा's MBA प्रोग्राम इज वाइडली रिगार्ड एज द फाइनेस्ट इन द कंट्री। वाक्य में निसंदेह एरर यहाँ है, रिगार्ड नहीं रिगार्डेड होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, वाक्य पैसिव वॉइस का है, इसलिए इसके साथ वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म की आवश्यकता थी। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, IIM कैलकाटा's MBA प्रोग्राम इज वाइडली रिगार्डेड एज द फाइनेस्ट इन द कंट्री। वाक्य का अर्थ भी समझ लेते हैं। IIM कैलकाटा का जो MBA प्रोग्राम है इज वाइडली रिगार्डेड। वाइडली का अर्थ है व्यापक रूप से और रिगार्डेड का अर्थ है माना जाता है एज द फाइनेस्ट इन द कंट्री। तो अर्थ हुआ IIM कैलकाटा का MBA प्रोग्राम व्यापक रूप से देश में फाइनेस्ट यानी सर्वोत्तम माना जाता है। करेक्शन वाक्य के खंड बी में है, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77, फिर से वही निर्देश है, ग्रामेटिकल एरर या व्याकरणीय अशुद्धि का पता लगाएं, तो पढ़ते हैं। The Earth's atmosphere comprises of numerous gases। विद्यार्थी ध्यान दें, एटमॉस्फेयर का अर्थ होता है वायुमंडल, कंप्राइज का अर्थ होता है शामिल होना या से मिलकर बना होना, न्यूमरस का अर्थ है बहुत सी या मैनी। वाक्य में एरर बेशक यहाँ है, ऑफ नहीं होना चाहिए था। वाक्य करेक्शन के बाद पढ़ा जाएगा, द अर्थ्स एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस न्यूमरस गैसेस। पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो बहुत सी गैसेस से मिलकर बना है। विद्यार्थी ध्यान दें, कंप्राइज और कंसिस्ट दोनों का एक ही अर्थ होता है शामिल होना या से मिलकर बना होना, किंतु कंप्राइज में यदि वाक्य एक्टिव वॉइस का हो तो ऑफ नहीं लगाते, जबकि कंसिस्ट में लगाते हैं। और यदि कंप्राइज पैसिव वॉइस में प्रयोग में लिया जाए तो इस कंप्राइज्ड ऑफ का प्रयोग किया जाता है। फिलहाल वाक्य एक्टिव वॉइस का है, कंप्राइज के उपरांत ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। वाक्य रहेगा, द अर्थ्स एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस न्यूमरस गैसेस। हमारा करेक्शन खंड बी में है, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78, अब की बार मिला है फिल इन द ब्लैंक का एक प्रश्न, तो पढ़ते हैं। डिस्पाइट देयर बिटर पास्ट। बिटर का अर्थ है कड़वा, यहाँ अर्थ हुआ कड़वाहटपूर्ण। पास्ट है भूतकाल, पिछली बातें। द टू नेबर्स रिमेन्ड डैश व्हेनेवर दे मेट एट सोशल गैदरिंग्स। सोशल है सामाजिक, गैदरिंग्स है कोई कार्यक्रम आदि। हमारा आंसर बेशक ऑप्शन बी ही होगा, कॉर्डियल, जिसे हम वाक्य में लगाकर पढ़ते हैं। बाय द वे, शब्द कॉर्डियल का अर्थ है मित्रवत या फ्रेंडली, तो इसे लगाकर वाक्य को फिर से पढ़ते हैं। डिस्पाइट देयर बिटर पास्ट, उनके कड़वाहटपूर्ण भूतकालिक संबंधों के बावजूद, द टू नेबर्स जो दो पड़ोसी थे, रिमेन्ड हमेशा रहे, कॉर्डियल मित्रवत, व्हेनेवर का अर्थ है जब कभी भी, दे मेट एट सोशल गैदरिंग्स, जब भी वो सामाजिक आयोजनों में मिलते थे तो दोनों पड़ोसी जो है भूतकालिक कड़वाहट के बावजूद मित्रतापूर्ण तरीके से मिलते थे। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें, तो उन पर भी एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए एपैथेटिक एक बहुत अच्छा शब्द है जिसका अर्थ होता है उदासीन या तटस्थ, इंग्लिश में इनडिफरेंट। तटस्थ, उदासीन। ऑप्शन सी सॉम्बर एक बढ़िया शब्द है जिसके दो अर्थ होते हैं, गमगीन या फिर अंधकारपूर्ण, या तो गम से भरा, दुख से भरा, या फिर अंधकारपूर्ण, अंधकार से भरा। और टिमरस का अर्थ है कायर या डरपोक, इंग्लिश में कावर्डली या टिमिड। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79, फिर से एक बार फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न मिला है, तो पढ़ते हैं। चिल्ड्रन हु डैश कलेक्टिंग स्टेम्स एज अ हॉबी। हॉबी आप जानते हैं कोई प्रकार का शौक। ऑफन ग्रो अप टू बिकम सीरियस फिलैटेलिस्ट्स। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द फिलैटेलिस्ट का अर्थ है स्टैम्प कलेक्टर। ऐसा व्यक्ति जिसकी हॉबी है स्टैम्प्स कलेक्ट करना, डाक टिकटें आदि इकट्ठी करना। हमारा आंसर बेशक ऑप्शन डी ही हो सकता है। स्टार्ट का अर्थ होता है शुरू करना, इसे लगाकर वाक्य को पुनः पढ़ते हैं। चिल्ड्रन हु स्टार्ट, बच्चे जो शुरू करते हैं कलेक्टिंग स्टैम्प्स एज अ हॉबी। कुछ बच्चे जो शुरू करते हैं स्टैम्प्स कलेक्ट करना, डाक टिकट आदि इकट्ठी करना
एक हॉबी के रूप में ऑफन अक्सर जब वो बड़े होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, सीरियस फिलैटेलिस्ट्स बन जाते हैं और वो काफ़ी गंभीर या संजीदा टिकट संग्राहक बन जाते हैं। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। रिज्यूम का अर्थ है पुनः शुरू करना, प्रिफर का अर्थ है प्राथमिकता देना और इन्फर का अर्थ है निष्कर्ष निकालना, टू कंक्लूड या डिड्यूस। हमारा आंसर ऑप्शन डी स्टार्ट ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80 निर्देश है प्रश्न शब्द का सिनोनिम या पर्यायवाची बताएं तो पढ़ते हैं। प्रश्न शब्द है फ्लंग, जो कि पास्ट या सेकंड फॉर्म है फ्लिंग की, जिसका अर्थ होता है फेंकना, टू थ्रो या हर्ल। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए थ्रू। विद्यार्थी ध्यान दें, चूंकि प्रश्न शब्द फ्लंग फ्लिंग की सेकंड या पास्ट फॉर्म है, हमारा आंसर थ्रू होगा, जो कि थ्रो की सेकंड या पास्ट फॉर्म है। अन्य ऑप्शंस में कॉट आप जानते हैं पकड़ा, कैच की पास्ट फॉर्म, प्लंज का अर्थ है छलांग या डुबकी लगाना, और अंतिम ऑप्शन स्पैट एक बेहतरीन शब्द है जिसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ है थूकना, स्पिट की सेकंड या पास्ट फॉर्म, और स्पैट नाउन के रूप में अर्थ रखता है लड़ाई या झगड़े का। हमारा आंसर ऑप्शन ए थ्रू ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81 अब की बार निर्देश है प्रश्न शब्द का एंटोनिम या विलोम शब्द बताएं। पिछली बार पर्यायवाची था, सिनोनिम था, अब की बार है एंटोनिम विलोम शब्द। प्रश्न शब्द है वेयरी, वेयरी का अर्थ होता है चौकन्ना या कॉशियस। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए रिमिस। रिमिस का अर्थ होता है लापरवाह या इंग्लिश में नेग्लिजेंट। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। विजिलेंट का अर्थ होता है चौकन्ना या सावधान, कॉशियस। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द विजिलेंट तो प्रश्न शब्द का सिनोनिम है, पर्यायवाची है, जबकि हमसे एंटोनिम पूछा गया था। काइंड आप जानते हैं दयालु, और फ्री का अर्थ है मुक्त या आजाद। हमारा आंसर ऑप्शन ए रिमिस लापरवाही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82 अब की बार मिला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक प्रश्न, तो पढ़ते हैं। अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स। डिसऑनेस्टली का अर्थ है बेईमानी पूर्वक, प्रिटेंड है बहाना करना। ऐसा व्यक्ति जो बेईमानी पूर्वक बहाना करता है कि वो कोई और है, अर्थात कोई बहरूपिया या छद्मवेशी जो किसी दूसरे की आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी बता रहा है, बहरूपिया है या छद्मवेशी है, कहलाता है इम्पोस्टर। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द इम्पोस्टर की एक अन्य ब्रिटिश स्पेलिंग है जिसके अंतर्गत अंत में OR के स्थान पर ER का भी प्रयोग किया जाता है। दोनों स्पेलिंग्स ब्रिटिश हैं, सही है। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए इंपीरियलिस्ट का अर्थ है साम्राज्यवादी, ऐसा व्यक्ति, सरकार आदि जो अपने देश को फैलाना चाहती है, अन्य राष्ट्रों को अपने अधीन करना चाहती है, हिंदी में साम्राज्यवादी। ऑप्शन बी इंजीनियस का अर्थ है बड़ा क्लेवर और इन्वेंटिव, कुशाग्र बुद्धि वाला जो नए विचार ला सके। और इम्प्लोरर का अर्थ है निवेदन करने वाला, रिक्वेस्ट करने वाला, विनती करने वाला। हमारा आंसर ऑप्शन डी इम्पोस्टर ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83 एक बार फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न मिला है, तो पढ़ते हैं। अ पर्सन हु स्टडीज एंड कलेक्ट्स कॉइन्स, पेपर मनी और मेडल्स। ऐसा व्यक्ति जो कॉइन्स इकट्ठे करता है, सिक्के, पेपर मनी, करेंसी नोट्स या फिर मेडल्स इकट्ठे करने वाले ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? हम कहेंगे न्यूमिस्मेटिस्ट। न्यूमिस्मेटिस्ट का अर्थ है सिक्के, मेडल्स आदि संग्रहण करने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसकी इस प्रकार की हॉबी हो। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन बी ट्रेजरर का अर्थ होता है खजांची, ऐसा व्यक्ति जो धन का लेखा जोखा रखता है, हिसाब किताब रखता है, हिंदी में खजांची। ऑप्शन सी फैनेटिक का अर्थ है कट्टरपंथी या धर्मांध, जिसकी सोच बड़ी कट्टरपंथ की ओर हो, ऐसे कट्टरपंथी व्यक्ति को कहते हैं फैनेटिक। और अंतिम ऑप्शन डी मिनिमलिस्टिक, बहुत अच्छा शब्द है जिसका अर्थ है न्यूनतमवादी, ऐसा व्यक्ति जो कम से कम संसाधनों में, मटेरियल्स में, सामान में काम चलाना चाहे, ऐसे सादगी पसंद व्यक्ति को कहते हैं न्यूनतमवादी, इंग्लिश में मिनिमलिस्ट। हमारा आंसर ऑप्शन ए न्यूमिस्मेटिस्ट ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 84 अब की बार निर्देश है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताएं। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग पूरी तरह से सही है, तो पढ़ते हैं।
शब्द एसिमिलेशन की सही स्पेलिंग मात्र ऑप्शन ए वाली ही हो सकती है। शब्द एसिमिलेशन की सही स्पेलिंग होगी ASSIMILATION। शब्द एसिमिलेशन का अर्थ है आत्मसात किया जाना या अवशोषित किया जाना। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन बी में एस सिंगल है और एल डबल, जो कि एरोनियस है। ऑप्शन सी में एल डबल है, जो कि एरोनियस है, गलत है। और ऑप्शन डी में एस सिंगल है, जो कि गलत है। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा, क्योंकि शब्द एसिमिलेशन की सही स्पेलिंग है ASSIMILATION। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85, अब की बार निर्देश है अंडरलाइंड इडियम या मुहावरे का अर्थ बताएं तो पढ़ते हैं। वी मस्ट ड्रॉ द लाइन समवेयर। ड्रॉ द लाइन का अर्थ है कोई लकीर खींचना या हद तय करना, सीमा तय करना। हमारा आंसर होगा सेट अ लिमिट। वी मस्ट ड्रॉ द लाइन या वी मस्ट सेट अ लिमिट समवेयर, कहीं तो हमें सीमा तय करनी होगी, हद बनानी होगी। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए है टाइटन अ स्क्रू। टाइटन अ स्क्रू का अर्थ है शाब्दिक रूप से किसी स्क्रू को टाइट करना। वैसे अंग्रेजी में इससे मिलती जुलती एक इडियम है जो है पुट और टाइटन द स्क्रूज ऑन समबडी, जिसका अर्थ होता है किसी पर दबाव, फोर्स या धमकियों, थ्रेट्स आदि का प्रयोग करके अपनी बात मनवाना। यहाँ शाब्दिक रूप से देखें तो स्क्रू को टाइट करना। ऑप्शन सी फोकस ऑन द अल्टीमेट गोल। फोकस है ध्यान देना, अल्टीमेट है सबसे अंतिम या परम, तो अपने परम लक्ष्य पर ध्यान देना या ध्यान केंद्रित करना। टर्न द टेबल्स मूलतः एक मुहावरा है। टू टर्न द टेबल्स ऑन समबडी का अर्थ होता है बाजी पलटना। आप किसी पर बाजी पलट लें, यानी हारती हुई बाजी जीत जाए, तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर टर्निंग द टेबल्स ऑन समबडी। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86, फिर से वही निर्देश है अंडरलाइंड इडियम या मुहावरे का पता लगाएं तो पढ़ते हैं। द जूरी इज आउट ऑन वेदर AI इज अ ब्लेसिंग और अ कर्स। विद्यार्थी ध्यान दें, ब्लेसिंग का अर्थ है वरदान, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और कर्स है श्राप या शाप। द जूरी इज आउट मुहावरा है जिसका अर्थ हमें पता लगाना है या बताना है। द जूरी इज आउट का अर्थ होता है अभी फैसला नहीं हुआ है, मीन्स अभी तक फाइनल वर्डिक्ट या फैसला नहीं आया है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, नो डिसीजन हैज़ बीन रीच्ड येट। तो अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है कि क्या AI जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, वो एक वरदान है या शाप अथवा श्राप है। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है द जूरी हैज़ टेकन अ ब्रेक बिटवीन हियरिंग्स। हियरिंग्स होता है सुनवाइयाँ, तो सुनवाइयों के बीच में जूरी ने, जो न्यायाधीश गण हैं, उन्होंने कोई ब्रेक ले लिया है, नहीं। ऑप्शन सी कहता है द एंटायर जूरी हैज़ डिसाइडेड टू इग्नोर द इशू। इग्नोर का अर्थ है नज़रअंदाज करना, बिल्कुल नहीं। डी कहता है सम मेंबर्स ऑफ द जूरी, न्यायाधीश गणों में से जो कुछ सदस्य हैं, आर एब्सेंट, अनुपस्थित हैं, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87, दिए गए वाक्य में एक अंडरलाइंड सेगमेंट है जिसमें कोई एरर हो सकती है, हमें उसे रिप्लेस करना है सही ऑप्शन से, तो पढ़ते हैं। नॉट ओनली द मास्टर बट ऑल्सो द सर्वेंट्स वॉज सेड। वॉज नहीं, वर होना चाहिए था। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का प्रश्न है, विद्यार्थी ध्यान दें। दो सब्जेक्ट्स द मास्टर एंड द सर्वेंट्स नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हैं। वर्ब और प्रोनाउन दूसरे सब्जेक्ट के मुताबिक होंगे। द सर्वेंट्स प्लूरल है, वॉज नहीं, वर होना चाहिए था। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है, इज या वेयर बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88, फिर से वही निर्देश है अंडरलाइन सेगमेंट को रिप्लेस करें, अंडरलाइन खंड को रिप्लेस करें, तो पढ़ते हैं। पीपल हैज़ लिटिल सिंपैथी फॉर पॉलिटिशियंस हु ब्रेक द वेरी लॉज दे मेक। लॉज का अर्थ है कानून, मेक का अर्थ है बनाना, ब्रेक का अर्थ है तोड़ना। लोगों में उन राजनेताओं के प्रति, उन पॉलिटिशियंस के प्रति ना के बराबर या शून्य प्राय सिंपैथी होती है जो उन्हीं कानूनों को तोड़ते हैं जो वो खुद बनाते हैं। वाक्य में एरर कहाँ है? यहाँ। पीपल चूंकि प्लूरल फॉर्म है पर्सन की, वर्ब हैज़ नहीं, इसके प्लूरल फॉर्म हैव का प्रयोग किया जाना चाहिए था। करेक्शन के बाद हुआ
पीपल हैव लिटिल सिंपैथी फॉर पॉलिटिशियंस हु ब्रेक द वेरी लॉज दे मेक। लोगों के मन में शून्य प्राय या कोई सहानुभूति नहीं होती उन राजनेताओं के प्रति जो जिन कानूनों को बनाते हैं उन्हीं को अगर वो स्वयं तोड़ रहे हो। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, हैव लिटिल सिंपैथी फॉर। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है हैज अ लिटिल, बिल्कुल नहीं, हैज भी नहीं और अ लिटिल भी नहीं। अ लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा या सम, तो थोड़ी सहानुभूति नहीं। लिटिल का अर्थ है ना के बराबर, शून्य प्राय, तो अ लिटिल नहीं, लिटिल होना चाहिए था। हैज नहीं, हैव। सी कहता है हैव लिटिल सिंपैथी विथ, नहीं, सिंपैथी फॉर समबडी। हमारा आंसर ऑप्शन बी, हैव लिटिल मीन्स ना के बराबर, सिंपैथी फॉर द पॉलिटिशियंस। अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89 अब की बार मिला है डायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य जिसे हमें बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो पढ़ते हैं। I said to आकाश quote unquote, why did you misbehave with the old customer? Misbehave का अर्थ है बदतमीजी करना, बेहूदगी से व्यवहार करना। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को देखें। रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है। उसके उपरांत देखें रिपोर्टेड क्लॉज के वाक्य के प्रकार को। रिपोर्टेड क्लॉज में हमें इंटेरोगेटिव वाक्य मिला है जो कि WH इंटेरोगेटिव वर्ड से शुरू होता है, और रिपोर्टेड क्लॉज के वाक्य का टेंस है सिंपल पास्ट जिसे हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और वाक्य की रचना होगी साधारण या असर्टिव, ना कि इंटेरोगेटिव। अर्थात हम प्रयोग मिलेंगे वाई ही हैड को, ना कि वाई हैड ही को। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। आई आस्क्ड आकाश, मैंने आकाश से पूछा, वाई डिड यू मिसबिहेव हो जाएगा वाई ही हैड मिसबिहेव्ड। सिंपल पास्ट बदल गया पास्ट परफेक्ट में विद द ओल्ड कस्टमर। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर ना करें, तो उन पर भी एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन बी कहता है आई आस्क्ड आकाश वाई डिड ही मिसबिहेव, बिल्कुल नहीं। सी कहता है आई आस्क्ड आकाश वाई हैड ही मिसबिहेव्ड। विद्यार्थी ध्यान दें, हैड ही नहीं, ही हैड होना चाहिए था। इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्य की बनावट या रचना इंटेरोगेटिव नहीं असर्टिव होती है, प्रश्नवाचक नहीं साधारण होती है। और अंतिम ऑप्शन डी कहता है आई सेड आकाश वाई ही हैड, नहीं, आई सेड आकाश नहीं, आई आस्क्ड आकाश होना चाहिए था। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए अगले 5 प्रश्नों के लिए हमें मिला है क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स का एक समुच्चय जिसे हल करने के तरीके से आप बखूबी वाकिफ हैं। दिए गए पैसेज को जैसे दिया है वैसे पढ़ें, पहली बार में हल करने की चेष्टा ना करें। पहले पढ़ें, उसके उपरांत इसे हल करें। यदि समय अपर्याप्त या नाकाफ़ी हो तो आधा पैसेज पढ़ें, उसके उपरांत उसे हल करें, और हमेशा याद रखें ब्लैंक्स के आगे तक पढ़ें। तो पढ़ते हैं। Even as Jared Kushner and Steve Witkoff were dash nuclear talks with Iran in Geneva on 26th of February 2026, the US military forces were already gathering. Gathering का अर्थ होता है इकट्ठे होना। तो जेरेड कुशनर एंड स्टीव विटकॉफ वर, न्यूक्लियर टॉक्स का अर्थ है परमाणु हथियारों के विषय में बातचीत। विथ ईरान इन जिनेवा, द यूएस मिलिट्री फोर्सेस, जो यूएस के सैन्य बल हैं, मिलिट्री फोर्सेस हैं, वो इकट्ठा हो रहे थे, गैदर हो रहे थे इन द मिडिल ईस्ट। ईरान्स फॉरेन मिनिस्टर हैड कॉल्ड द डिस्कशंस वेरी इंटेंसिव। डिस्कशंस का अर्थ वही है टॉक्स, बातचीत। वेरी इंटेंसिव, इंटेंसिव का अर्थ है गहन। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने उस बातचीत को कहा था बड़ी गहन बातचीत। एंड अ 4th राउंड वॉज बीइंग शेड्यूल्ड। शेड्यूल का अर्थ होता है किसी चीज को प्लान करना या समय सारणी निर्धारित करना। 2 days later the US and Israel struck anyway। 2 दिन बाद इजराइल और यूएस ने स्ट्रक पास्ट टेंस से स्ट्राइक का हमला कर दिया, किलिंग सुप्रीम लीडर खामनेई एंड टारगेटिंग न्यूक्लियर डैश। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और प्रेसिडेंट ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर एक तरफ और दूसरी तरफ ईरानी शिष्टमंडल के बीच में परमाणु हथियार या अप्रसार जैसी भी स्थिति हो उनको लेकर बातचीत चल रही थी जिनेवा में। लेकिन इसी दौरान यूएस और इजराइल ने ईरान पर हमला कर उनके सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या कर दी। इस विषय में ये क्लोज टेस्ट है। अब हम इसे आसानी से हल कर सकते हैं, तो फिर से पढ़ते हैं।
Even as Jared Kushner and Steve Witkoff were dash nuclear talks were holding nuclear talks, holding talks का अर्थ है बातचीत करना, ठीक है। तो they were holding nuclear talks, वो बातचीत कर रहे थे, वार्ता कर रहे थे with Iran in Geneva on 26th of February 2026. The US military forces were already gathering in the Middle East. जो वो वार्ता कर रहे थे तब अमेरिकी सैन्य फोर्सेस जो है वो इकट्ठी हो रही थी मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में। आगे बढ़ने से पूर्व अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। मेकिंग टॉक्स नहीं होता है, यू होल्ड टॉक्स। अटेंडिंग भी नहीं, अटेंड तो किसी इवेंट को करते हैं, और कैरी का अर्थ है किसी चीज़ को ले जाना। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए होल्डिंग ही रहेगा, अर्थ है आयोजित करना या बातचीत में हिस्सा लेना। आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः, were already gathering in the Middle East, Iran's foreign minister had called the discussions very intensive and a fourth round was being scheduled. एक चौथा राउंड भी शेड्यूल किया जा रहा था। 2 days later, 2 दिन बाद, the US and Israel struck anyway, उन्होंने फिर भी हमला कर दिया, killing supreme leader Khamenei and targeting nuclear sites. न्यूक्लियर का अर्थ है परमाणु या परमाणु हथियारों से संबंधी, साइट्स का अर्थ है स्थल जहां परमाणु हथियार आदि स्टोर किए जाते हों या फिर उन्हें बनाया जाता हो। और उन्होंने टारगेट किया परमाणु साइट्स अर्थात स्थलों को। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। साइट का अर्थ है दृष्टि या दृश्य, एक्सप्लोरेशन का अर्थ है खोज या अन्वेषण, और स्लाइट का अर्थ है जरा सा या मामूली। हमारा आंसर ऑप्शन बी साइट्स स्थल ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 92 के लिए, किलिंग सुप्रीम लीडर खामनेई एंड टारगेटिंग न्यूक्लियर साइट्स, क्रिटिक्स का अर्थ है आलोचक या विश्लेषक, आर्ग्यूड द स्ट्राइक्स वर प्रीमच्योर, आलोचकों ने कहा या फिर विश्लेषकों ने कहा कि जो हमले थे वर प्रीमच्योर, वो अपरिपक्व थे, अर्थात जब समय आने से पूर्व ही कोई काम कर दिया जाए तो वो होगा प्रीमच्योर। बातचीत चल रही थी तो इस दौरान हमला एक अपरिपक्व चीज थी, प्रीमच्योर थी। क्रिटिक्स जो हैं, आलोचक जो हैं, वो तर्क देते हैं कि जो हमले थे वो प्रीमच्योर थे, अपरिपक्व थे, समय से पहले कर दिए गए, प्रीमच्योर या अपरिपक्व। सिंस डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हैड नॉट बीन फुली डैश येट, हैड नॉट बीन फुली एग्जॉस्टेड येट। एग्जॉस्ट का अर्थ यहाँ पर है पूरी तरह से प्रयोग कर लेना, किसी चीज को यूज अप कर लेना। तो जो आलोचक हैं वो ये तर्क देते हैं कि हमले अपरिपक्व थे, समय से पहले कर दिए गए, क्योंकि जो कूटनीतिक ऑप्शंस थे हैड नॉट बीन फुली एग्जॉस्टेड, उनका पूरी तरह से प्रयोग अब तक नहीं किया गया था। एग्जॉस्ट का अर्थ है पूरा प्रयोग करने से, यट है अभी तक। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। यूज नहीं, हमें चाहिए वर्ब की पास्ट फॉर्म ना कि प्रेजेंट फॉर्म, इसलिए यूज बिल्कुल नहीं। यूज्ड अप अवश्य हो सकता था। मेड आप जानते हैं सू का अर्थ है मुकदमा करना। हमारा आंसर ऑप्शन डी एग्जॉस्टेड ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए प्रश्न 93 के लिए, द जिनेवा टॉक्स मीडिएटेड, मीडिएट का अर्थ होता है मध्यस्थता करना। तो जिनेवा में जो बातचीत हो रही थी, मीडिएटेड इसकी मध्यस्थता कर रहा था बाई ओमान, हैड प्रोड्यूस्ड व्हाट नेगोशिएटर्स कॉल्ड क्रिएटिव आइडियाज। ये जो बातचीत जिसकी मध्यस्थता ओमान नामक देश कर रहा था, इसने प्रोड्यूस किए थे, क्या प्रोड्यूस किया इसने कि जिसे नेगोशिएटर्स ने, वार्ताकारों ने कहा क्रिएटिव आइडियाज, कि ओमान द्वारा मध्यस्थता के चलते जो बातचीत हो रही थी उससे कई सृजनात्मक आइडियाज प्रोड्यूस हुए थे। ये किसने कहा? नेगोशिएटर्स ने कहा, वार्ताकारों ने कहा। यट फिर भी वॉशिंगटन चोस डैश ओवर डायलॉग, चोस कॉन्फ्रंटेशन। वॉशिंगटन यहाँ अर्थ रखता है द यूनाइटेड स्टेट्स या अमेरिका से, फिर भी वॉशिंगटन ने क्या चुना? कॉन्फ्रंटेशन है टकराव। सृजनात्मक आइडियाज उभर रहे थे बातचीत में, फिर भी वॉशिंगटन ने चुना टकराव को ओवर डायलॉग। डायलॉग का अर्थ है वार्ता या बातचीत। अन्य ऑप्शंस में पार्लीज का अर्थ है बातचीत, टॉक्स को ही पार्लीज कहते हैं। अक्सर जिन गुटों में या जिन पार्टीज में संघर्ष हो उनमें जो बातचीत हो रही होती है उस नेगोशिएशंस को कहते हैं पार्लीज। हार्मनी का अर्थ है सौहार्द, और रेपो का अर्थ है आपसी संबंध। सौहार्द या लोगों में जो हार्मनी होती है, आपसी जुड़ाव होता है, जो अफिनिटी होती है, उसे कहते हैं रेपो, अर्थात आपसी जुड़ाव, आपसी संबंध या प्रगाढ़ता। हमारा आंसर ऑप्शन बी
कॉन्फ्रंटेशन ही रहेगा, टकराव। आगे बढ़ते हुए अंतिम प्रश्न क्लोज टेस्ट के लिए। चोज कॉन्फ्रंटेशन, अमेरिका ने चुना टकराव को बातचीत या वार्ता के ऊपर, उसने प्राथमिकता दी टकराव को। सीरियसली डैश रीजन, सीरियसली डीस्टेबलाइजिंग, डीस्टेबलाइज का अर्थ है अस्थिर कर देना, और इस प्रकार अमेरिका ने अस्थिर कर दिया एक क्षेत्र को दैट हैड ब्रीफली डेयर टू होप, उस क्षेत्र को अस्थिर कर दिया बुरी तरह से जिसने कुछ ही समय के लिए, डेयर का अर्थ होता है हिम्मत करना, होप है उम्मीद, उम्मीद करने की हिम्मत की थी, उस रीजन को पूरी तरह से डीस्टेबलाइज कर दिया, अस्थिर कर दिया। अन्य ऑप्शंस में ट्रेम्बलिंग का अर्थ है कांपना, अस्टाउंडिंग का अर्थ है शॉकिंग और सरप्राइजिंग, कोई चीज़ आपको हक्का बक्का कर दे, हैरान कर दे, तो वो है अस्टाउंडिंग, और पॉन्टिफिकेटिंग का अर्थ है प्रवचन देना, धार्मिक भाषण आदि देना। हमारा आंसर ऑप्शन ए डीस्टेबलाइजिंग ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 95, अब की बार मिला है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का एक प्रश्न, जिसे हल करने के तरीके से आप बखूबी वाकिफ हैं। दिए गए सेगमेंट्स को पहले पढ़ें और फिर लॉजिकली रीअरेंज करें। तो पढ़ते हैं। The owner hopes customers will realize the animals are worth saving despite their bad reputation. ओनर है स्वामी, होप है उम्मीद करना, स्वामी उम्मीद करता है जो मकान दुकान आदि का, कि जो ग्राहक हैं वो महसूस करेंगे कि एनिमल्स जो जानवर हैं आर वर्थ सेविंग, वो इसके योग्य हैं, वर्थ का अर्थ है योग्य होना, सेविंग बचाए जाने के, डिस्पाइट देयर बैड रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन का अर्थ है ख्याति, उनकी खराब ख्याति के बावजूद भी जो जानवर हैं वो इस योग्य हैं कि उन्हें बचाया जाए। क्यों कहता है नन ऑफ देम इज वेनमस, वेनमस का अर्थ है विषैला, उनमें से कोई भी विषैला नहीं है। मीनिंग कस्टमर्स कैन गेट अप क्लोज एंड पर्सनल विद द रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स का अर्थ है सरीसृप या सांप, जो कस्टमर्स हैं वो गेट अप क्लोज एंड पर्सनल, अप क्लोज एंड पर्सनल का अर्थ होता है किसी के बहुत करीब जाना, प्रॉक्सिमिटी में जाना, किसी के बहुत नज़दीक आ जाना, तो नज़दीक से किसी के साथ नज़दीकी रखना। विद द रेप्टाइल्स, और उनमें से कोई भी विषैला नहीं है, और कस्टमर जिसका अर्थ है कस्टमर्स जो है इन रेप्टाइल्स, इन सरीसृपों या इन सर्पों के बहुत नज़दीक आ सकते हैं, करीब आ सकते हैं, उन्हें छुआ दी सकते हैं। आर कहता है हियर यू सिप योर ड्रिंक इन द कंपनी ऑफ 35 स्नेक्स, यहाँ आप अपनी ड्रिंक को सिप करते हो, सिप का अर्थ है चुस्की लेके पीना, 35 सांपों की कंपनी में। दिस कैफे विच हैज़ जस्ट ओपनड इन टोक्यो इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड, फेंट हार्टेड का अर्थ है कायर या डरपोक, द फेंट हार्टेड का अर्थ हुआ कायर या डरपोक लोग, एक वर्ब के रूप में। तो इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि जापान के राजधानी टोक्यो में एक रेस्टोरेंट खुला है जहां शायद सांप खुले में घूमते हैं, किंतु वो सांप जहरीले नहीं हैं, और उनके माध्यम से उस रेस्टोरेंट का या उस कैफ़े का मालिक ये संदेश देना चाहता है कि ये जीव भी रक्षा किए जाने योग्य हैं, हालांकि उनकी जो इमेज है या रेप्यूटेशन है वो काफ़ी ख़राब है। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो हैं SR तथा QP। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी खंड या सेगमेंट S, दिस कैफ़े, ये जो कैफ़े है, विच जस्ट ओपनड इन टोक्यो, जो कि अभी टोक्यो में खुला ही है, इज़ नॉट फॉर द फेंट हार्टेड, ये कायर या डरपोक लोगों के लिए नहीं है, कमज़ोर दिल के लोगों के लिए नहीं है। एस के उपरांत होगा खंड आर, हियर यू सिप योर ड्रिंक इन द कंपनी ऑफ 35 स्नेक्स, यहाँ आप अपनी जो ड्रिंक है वो चुस्कियाँ लेके पीते हैं 35 सांपों की कंपनी में। एस के उपरांत आर के उपरांत क्यू, 35 सांप है, नन ऑफ देम, देम यहाँ पर है उन 35 स्नेक्स के लिए, उनमें से कोई सा भी वेनमस या जहरीला नहीं है। मीनिंग कस्टमर्स कैन गेट अप क्लोज एंड पर्सनल विद द रेप्टाइल्स, इसका मतलब है जो कस्टमर्स हैं वो अप क्लोज एंड पर्सनल हो सकते हैं, काफ़ी करीब आ सकते हैं, छू आदि सकते हैं इन रेप्टाइल्स को, इन सांपों या सरीसृपों को। और अंतिम खंड मात्र पी ही हो सकता है। द ओनर होप्स, जो मालिक है उसको उम्मीद है, कस्टमर्स विल रियलाइज दैट द एनिमल्स आर वर्थ सेविंग डिस्पाइट देयर बैड रेप्यूटेशन। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले सेगमेंट एस, उसके उपरांत आर, क्यू तथा पी। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है, एस आर क्यू पी, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 96, एक बार फिर से रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का प्रश्न है, तो पढ़ते हैं।
इवन अमंग दी हैव्स का मतलब है संपन्न लोग, जिनके पास संसाधन, वस्तुएं आदि हैं, धन आदि है। जेलेसी फेस्टर्स, फेस्टर का अर्थ होता है किसी घाव आदि का सड़ना, किसी चीज का और खराब होना, घाव की तरह सड़ना। फॉर वेल्थ ब्रीड्स इट्स ओन कंपैरिजन्स, यहाँ फॉर का अर्थ है बिकॉज या क्योंकि से, क्योंकि जो धन है वो जन्म देता है, ब्रीड का अर्थ है जन्म देना, इट्स ओन कंपैरिजन्स अपनी तुलनाओं को जन्म देता है। आप धन अगर अर्जित करते हैं तो आपके मन में तुलना जागृत होगी अन्यों से। क्यों कहता है इन पुअरर कंट्रीज, अधिक गरीब देशों में जेलेसी थ्राइव्स, जेलेसी का अर्थ है ईर्ष्या, ईर्ष्या जो है वो थ्राइव करती है, बढ़ती है। थ्राइव का अर्थ है फलना फूलना, बढ़ना। बिकॉज सो मैनी आर लेफ्ट विथ सो लिटिल, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं आर लेफ्ट, उनके पास है, उनके पास जो बचा है, विथ सो लिटिल इतना कम है। तो पी कहता है कि जो हैव्स हैं, धनवान लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, उनमें भी जेलेसी फेस्टर करती है, यानी जलन की भावना घाव की तरह सड़ती है, क्योंकि धन जो है वो कंपैरिजन या तुलनाओं को जन्म देता है। क्यों कहता है इन पुअरर कंट्रीज, जो गरीब देश है, वहाँ धनवान यहाँ गरीब देश है, वहाँ भी जेलेसी फलती फूलती है, बढ़ती है, खूब फैलती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बहुत कम बचा हुआ है, बहुत कम संसाधन है। आर कहता है जेलेसी इज अ यूनिवर्सल अफ्लिक्शन। विद्यार्थी ध्यान दें, जेलेसी ईर्ष्या है, यूनिवर्सल का अर्थ है सार्वभौमिक, जो हर जगह पाई जाती है। अफ्लिक्शन का अर्थ है कोई बीमारी, कोई व्याधि या समस्या। तो कोई प्रॉब्लम, कोई डिजीज, कोई समस्या, कोई व्याधि, कोई कष्ट या कोई बीमारी, जैसी भी स्थिति हो, तो जेलेसी जो है एक कष्ट है, रुग्णता है, बीमारी है और हर तरफ है, यूनिवर्सल है। नो नेशन और अर्थ हैज़ बीन स्पेयर्ड, स्पेयर का अर्थ होता है बचना। तो कोई भी देश जो है वो इससे दुनिया में, पृथ्वी पर बचा नहीं है। किससे नहीं बचा है? जेलेसी की भावना से। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है ईर्ष्या या जलन की व्यापकता के बारे में। ये एक पैसेज है जिसे हमें रीअरेंज करना है, जिसके खंडों को हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो है RSQ तथा अंतिम खंड हो P। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेगमेंट R। जेलेसी इज अ यूनिवर्सल एफ्लिक्शन। जेलेसी जो है एक यूनिवर्सल एफ्लिक्शन है, हर जगह पाई जाने वाली रुग्णता है, बीमारी है, कष्ट है। उसके उपरांत होना चाहिए खंड S। नो नेशन ऑन अर्थ हैज़ बीन स्पेयर्ड, क्योंकि ये यूनिवर्सल है इसलिए कोई भी देश पृथ्वी पर इससे बचा नहीं, सब जगह जलन है, जेलसी है, ईर्ष्या है। S के उपरांत होना चाहिए खंड Q। इन पुअरर कंट्रीज, जो गरीब देश हैं, वहाँ जेलसी बढ़ती है, लोगों में खूब फलती फैलती है, जेलसी का खूब प्रसार होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बहुत थोड़ा है। Because so many means so many people are left with so little। और अंतिम खंड मात्र P ही हो सकता है। ये तो वे गरीब देश, even among the haves, यहाँ तक कि जो धनवान लोग हैं, जो समृद्ध लोग हैं, उनमें भी जेलसी या जलन घाव की तरह सड़ती है, क्योंकि धन जो दौलत है, वेल्थ का अर्थ है दौलत, तो वेल्थ दौलत भी जो है ब्रीड करती है, जन्म देती है अपने कंपैरिजन्स को। कि वेल्थ होने पर भी आप सोचें जेलसी नहीं होगी, नहीं, वेल्थ होने पर भी तुलना के कारण जेलसी होगी, और इस तुलना को ब्रीड करता है, जन्म देती है कौन? वेल्थ। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले सेगमेंट R, उसके उपरांत S, Q तथा P। इसी क्रम में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन A RSQP ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 97 अब की बार मिला है एक्टिव वॉइस का एक वाक्य, जिसे हम बदलेंगे पैसिव वॉइस में। तो पढ़ते हैं, एनिमल्स कैन नॉट मेक टूल्स। एनिमल्स जो हैं, जानवर हैं, वो टूल्स या औजार नहीं बना सकते। विद्यार्थी ध्यान दें, कैन नॉट मेक पैसिव वॉइस में हो जाएगा कैन नॉट बी, और फिर वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मेड का इस्तेमाल होगा, नया सब्जेक्ट होगा टूल्स। टूल्स कैन नॉट बी मेड। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है, टूल्स कैन नॉट बी मेड बाई एनिमल्स। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है टूल्स आर नॉट टू बी मेड, बिल्कुल नहीं। सी कहता है एनिमल्स कैन नॉट बी मेड, बिल्कुल नहीं, एनिमल्स कैन नॉट बी मेड नहीं, टूल्स कैन नॉट बी मेड। डी कहता है टूल्स कुड नॉट बी, बिल्कुल नहीं, कैन नॉट बी होना चाहिए था। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए
सवाल संख्या 98, निर्देश है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताएं। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग गलत है। बेशक हमारा आंसर ऑप्शन डी ही हो सकता है। शब्द नीस की स्पेलिंग में एन के उपरांत EI नहीं IE होना चाहिए था। स्पेलिंग होगी NIECE। शब्द नीस का अर्थ है भतीजी या भांजी। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए फलेशियस का अर्थ है भ्रांतिपूर्ण। अगर कोई चीज़ भ्रांति या गलत फहमी पर आधारित है, मिस्टेकन है, तो वो है फलेशियस। ऑप्शन डी पजेशन का अर्थ है अधिग्रहण या कब्जा। और ऑप्शन सी फ्रेंड, आप जानते हैं मित्र। हमारा आंसर ऑप्शन डी नीस ही रहेगा, क्योंकि अन्य किसी शब्द की स्पेलिंग में कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 98, निर्देश है प्रश्न शब्द का सिनोनिम या पर्यायवाची बताएं, तो पढ़ते हैं। प्रश्न शब्द है थ्वॉर्ट, जिसका अर्थ होता है नाकाम कर देना। अगर आपकी कोशिश या आपके किसी कार्य को कोई असफल बना दे तो उसने आपके कार्य को कर दिया थ्वॉर्ट, नाकाम करना, असफल करना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी स्कपर। थ्वॉर्ट, स्कपर, स्कटल या फ्रस्ट्रेट का अर्थ होता है नाकाम कर देना, असफल बना देना। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। विद्यार्थी ध्यान दें, ऑप्शन ए एक बेहतरीन ऑप्शन है। शब्द फ्रस्ट्रेट के दो अर्थ है, कुंठित करना और नाकाम करना। इतना होने पर भी ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि प्रश्न शब्द थ्वॉर्ट वर्ब की फर्स्ट या प्रेजेंट फॉर्म है, जबकि फ्रस्ट्रेटेड इसकी पास्ट या सेकंड फॉर्म है। यदि फ्रस्ट्रेट रहा होता तो ये हमारा उत्तर हो सकता था, फिलहाल नहीं। ऑप्शन बी डेवस्टेट का अर्थ है नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना। और ऑप्शन डी प्रिवेरिकेट का अर्थ है गोलमोल बात करना, टाल मटोल करना। जब आप सीधे मुद्दे पर ना आए, मुद्दे की बात से इधर उधर हट के बात करें, तो टाल मटोल करना या गोलमाल करना। हमारा आंसर ऑप्शन सी इसका पर ही रहेगा। अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 100, निर्देश है प्रश्न शब्द का एंटोनिम या विलोम शब्द बताएं, तो पढ़ते हैं। फ्रेजिलिटी का अर्थ है भंगुरता, ब्रिटलनेस। भंगुरता का अर्थ है ऐसी स्थिति जिसमें कोई चीज़ आसानी से टूट जाएगी, खंडित हो जाएगी। तो भंगुरता, ब्रिटलनेस हमें चाहिए एंटोनिम या विलोम शब्द। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी स्ट्रेंथ, जिसका अर्थ होता है मजबूती। अन्य ऑप्शंस में लेथार्जी एक बहुत अच्छा शब्द है, जिसका अर्थ है सुस्ती या ऊर्जाहीनता। ऐसी स्थिति जिसमें आपको सुस्ती महसूस हो या ऊर्जाहीनता महसूस हो, तो उस स्थिति को कहेंगे लेथार्जी या लिस्टलेसनेस। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन सी रेपेसिटी का अर्थ है घोर लालच, बहुत ज़्यादा लालच या ग्रीड को कहते हैं रेपेसिटी। और अंतिम ऑप्शन डी फेमीन एक बेहतरीन शब्द है, जिसका अर्थ होता है दुर्भिक्ष या अकाल। एक ऐसी स्थिति जिसमें अन्न आदि की बहुत कमी हो जाए, उस स्थिति को कहेंगे फेमीन। अन्न की भारी कमी, अकाल या दुर्भिक्ष। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन बी स्ट्रेंथ ही रहेगा, क्योंकि यही प्रश्न शब्द फ्रेजिलिटी का एंटोनिम है। सो ये था आपका एनालिसिस पेपर 822 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। अच्छे असर के लिए वीडियो को फिर से देखें, वीडियो में सिखाए गए नियमों को लिखें, उनका अभ्यास करें, वीडियो में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, नोट करें, याद करें। और बहुत बेहतर होगा इन शब्दों, इन इडियम्स का प्रयोग अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में करें। सो कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।